सीएम धामी का झारखंड का दौरा। धनकुटी मैदान हेलीपैड जामताड़ा पहुंचेंगे सीएम। परिवर्तन सभा में जनसभा को करेंगे संबोधित। निकाय चुनाव के लिए प्रवर समिति की रिपोर्ट का इंतजार। 4 अक्टूबर को होगी प्रवर समिति की बैठक। सरकार ने हाईकोर्ट में निकाय चुनाव 25 दिसंबर से पहले कराने का किया वायदा। 1 अक्टूबर से दून आईएसबीटी में नहीं होगी अनुबंधित बसों की पार्किंग। परिवहन निगम ने एमडीडीए को पार्किंग वापस कर दी है। एमडीडीए को हर महीने 58,410 रुपए प्रतिमाह कर रहा था भुगतान। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर अंत्योदय परिवारों को तोहफा। साल 2027 तक बढ़ी मुख्यमंत्री निःशुल्क 3 गैस सिलेंडर योजना। इस साल मार्च माह में समाप्त हो जाएगी योजना। शिक्षा से वंचित दिव्यांग बच्चों की होगी गणना। प्रबंधकीय पदों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लक्ष्य के संबंध में सर्वेक्षण और डेटा एकत्रित करें। ऊर्जा निगम के अधीक्षण अभियंताओं ने बुलाई समीक्षा बैठक। ऊर्जा निगम को 2 जेई निलंबित, आदेशों की अवहेलना और काम में लापरवाही का आरोप। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। खबर उत्तराखंड की शुरुआत कर लेते हैं कुछ खास और बड़ी खबरों के साथ में। देहरादून से बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का झारखंड का दौरा है और दोपहर 1:30 बजे झारखंड पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। धनकुटी मैदान हेलीपैड और जामताड़ा पहुंचेंगे सीएम। परिवर्तन सभा को संबोधित भी करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। परिवर्तन सभा में संबोधित करेंगे जनसभा। ये बड़ी खबर आपको बताते तो दोपहर 1:30 बजे झारखंड पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम बताते हैं उत्तरकाशी से, जहां बटकोट में आवारा पशुओं से लोग परेशान। स्कूल के बच्चों सहित आम जनमानस परेशान। भारी मात्रा में शहर में कूड़े कचर। नगर में बनती है जाम की स्थिति। पशुओं को चिन्हीकरण कर लगाए जुर्माना। और लंबे समय से शहर में घूम रहे आवारा पशु। प्रशासन कई बार शहर से बाहर ले जा चुके हैं पशु। आवारा पशु कभी भी ले सकते हैं बड़े हादसे को न्योता।
विक्रांत चित्रकोण होते भोपाल में होते कपड़ा तस्वीर में उनके खबर है देहरादून से, जहां पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने चंडीगढ़ में 27 और 29 सितंबर तक होने वाले 3 दिवसीय सेंट जोन्स ओल्ड बॉयज एसोसिएशन द्वारा आयोजित एडवेंचर मोटर स्पोर्ट्स रैली में प्रतिभागियों को हाथीबिट कला कैंप कार्यालय देहरादून से औपचारिक रूप से फ्लैग ऑफ कर रवाना किया है। ये मोटर स्पोर्ट्स रैली चंडीगढ़ से पंजाब, हिमाचल, हरियाणा होते हुए चंडीगढ़ में समाप्त होगी। रैली में विभिन्न राज्यों की टीमें प्रतिभाग करेंगी। सजोबा रैली में जिप्सी, मोटरसाइकिल, कार वर्ग में टीमें भी शिरकत कर रही हैं और इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सभी प्रतिभागियों को बधाई एवं शुभकामनाएं भी दी है। खबर देहरादून से, जहां प्रदेश में अंत्योदय परिवारों को साल में 3 गैस सिलेंडर मुफ्त देने की योजना को सरकार ने साल 2027 तक बढ़ा दिया है। वित्त विभाग ने इस संबंध में खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बता दें कि राज्य में साल 2022 से 23 में अंत्योदय परिवारों के कल्याण के लिए साल में 3 गैस सिलेंडर फ्री रिफिल कराने की योजना शुरू हुई थी। इस साल मार्च में योजना समाप्त होने के बाद खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने इसे आगे बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद पात्र परिवारों को एक बार फिर योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। प्रदेश में 1,84,000 अंत्योदय परिवार हैं। इस योजना से सालाना करीब 55 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। देखिए, अंत्योदय का दर्शन और अंतिम व्यक्ति तक, जो अंतिम पायदान में व्यक्ति खड़ा है, उस तक विकास पहुंचे, इस पर जनसंघ के संस्थापक, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी ने विचार किया था। उनके इस विचार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की तमाम सरकारें, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे स्टेट की गवर्नमेंट हो, तमाम योजनाएं लेकर के आती हैं और जो अंत्योदय का जो विकास करना है उस पर हम काम कर रहे हैं। चाहे दीनदयाल उपाध्याय विद्युतीकरण हो, या दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर अच्छे पार्क बनाने हो, या दीनदयाल जी उपाध्याय जी के नाम पर अब जिस प्रकार से सरकार ने 3 सिलेंडर वाली योजना चलाई है, निश्चित रूप से ये गरीबों के लिए, अंत्योदय के लिए, जो अंतिम व्यक्ति पायदान में खड़ा है व्यक्ति, उस परिवार के लिए महत्वपूर्ण योजना ये होगी। इससे उन परिवारों को लाभ मिलेगा और हम उनको मुख्य धारा में ला सके।
खबर है कोटद्वार से, जहां पर जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने लैंसडाउन तहसील का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने उप जिलाधिकारी कोटवा, तहसीलदार कोट, कक्ष संग्रह अनुभाग और आपको बता दें कि नजारत अनुभाग सहित स्टॉक पंजिका, सूचना का अधिकार, सीएम हेल्पलाइन, सीएम सहायता पंजिका, 143 पंजिका सहित विभिन्न पंजिकाओं का अवलोकन किया। उन्होंने संबंधित कर्मियों को दस्तावेजों के रखरखाव को व्यवस्थित रूप से रखने के निर्देश भी दे दिए हैं। ऑनरेबल कमिश्नर का निरीक्षण था और इसमें मेनली जो कोर्ट से रिलेटेड कुछ कमियां पाई गई थी और कुछ और पटल पे भी रिकॉर्ड कीपिंग को लेकर के जो इश्यूज सामने आए थे तो उस संबंध में निर्देशित किया गया संबंधित पटल सहायकों या मिनिस्ट्रियल स्टाफ को कि वो बेहतर तरीके से रिकॉर्ड कीपिंग भी करें और जो कमियां हैं उनको शीघ्र दूर करें। और सर को लेकर के मैंने यही बोला है कि जो आपकी रिकॉर्ड कीपिंग होती है उसको इम्प्रूव किए जाने के लिए जो रजिस्टर्स या जो पेपर्स रखे जा रहे हैं वो बेहतर तरीके से नहीं रखे गए, तो उन कमियों को इंगित करते हुए मेरे द्वारा उसे हाईलाइट किया गया और डायरेक्शंस दी। खबर है कोटद्वार से, जहां पर गौसेवा आयोग जल्दी ही गौवंशों की टैगिंग के समय गौपालक की फोटो भी लेगा और इससे गौवंशों को सड़कों पर छोड़ने वालों पर शिकंजा कसना आसान होगा। आयोग के अध्यक्ष पंडित राजेंद्र अंतवाल के मुताबिक सड़कों पर पाए जाने वाले गौवंशों के पालक तक पहुंचकर कार्रवाई करना भी आसान होगा। जो टैगिंग होगी उसके साथ फ़ोटो भी होगा, जिससे कि लोग टैग काट दे रहे हैं तो पता नहीं लग रहा किसकी है, तो उससे फ़ोटो रहेगा उस गाय का उसके साथ, तो पता लग जाएगा कि किस आदमी की है गाय है। जो सड़क पे दिखेगा तो फ़ोटो से पता लग जाएगा उसका। तो उसके लिए भी हमने किया है, भेजा है शासन में, तो मुझे लगता है कि उस पर भी हो जाएगी, तो फिर वो चिन्हीकरण का में सहूलियत रहेगी। अपने 3 दिवसीय दौरे पर नैनीताल पहुंचे उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक ने मां नैना देवी मंदिर में पूजा अर्चना की है। नैनीताल पहुंचे डीजीपी अभिनव कुमार ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कुमाऊं दौरे के दौरान वो अपराध और कानून व्यवस्था के साथ ही पुलिस वेलफेयर के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे। उन्होंने कहा, प्राचीन काल से ही धार्मिक और पर्यटन के लिए कुमाऊं बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। दौरे के माध्यम से पुलिस व्यवस्था से संबंधित चुनौतियों पर विचार विमर्श कर उसे जल्द से जल्द दूर करने का प्रयास भी किया जाएगा। हमारे लगभग 28,000 की सैंक्शन स्ट्रेंथ है और उसके अगेंस्ट लगभग 24,000 कर्मी अभी हमारे पास उपलब्ध हैं और अभी लगभग 2,500 लोगों की भर्तियां विभिन्न स्टेजेस पर हैं। दरोगा और फायर सर्विस ऑफिसर्स की तो चल रही है और कांस्टेबल्स की भर्ती शीघ्र शुरू की जाएगी। तो इन भर्तियों के माध्यम से जो हमारी एग्जिस्टिंग मैन पावर है उसको हम भरने का प्रयास कर रहे हैं। लगभग 1-1.25 साल के अंदर ये काफ़ी हद तक ये जो कमी है ये पूरी हो जाएगी। इसके अलावा हम एक व्यापक समीक्षा कर रहे हैं क्योंकि फ़िलहाल जो हमारे थाने चौकियों में जो पुलिस बल तैनात है वो काफ़ी पुराने मानकों के हिसाब से तैनात किया गया है। तो हम अभी के आज की जो काम की चुनौतियां हैं, जो वर्कलोड है, उसका विश्लेषण करते हुए हम इसके लिए भी नए मानक तैयार कर रहे हैं।
और यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज खबरों। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देश के साथ ही उत्तराखंड राज्य में भाजपा वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे को घर घर तक पहुंचा रही है। इसके साथ ही मोदी सरकार के ऐतिहासिक कार्यों को बताकर लोगों को पार्टी का सदस्य बना रही है। बताते चलें कि देश के साथ ही उत्तराखंड राज्य में भाजपा का सदस्यता अभियान गतिमान है। उत्तराखंड में भाजपा ने 7 लाख से ज्यादा नए सदस्य बनाने का दावा किया है, तो वहीं इस अभियान के तहत बीजेपी ने 20 लाख से अधिक नए सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। भाजपा का दावा है कि केंद्र और राज्य सरकार के ऐतिहासिक कार्यों की बदौलत भाजपा के साथ ही बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। वहीं विपक्ष की ओर से भाजपा के सत्ता अभियान पर तंज भी कसा जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। देश के साथ ही उत्तराखंड राज्य में वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर नई बहस छिड़ गई है। बीजेपी का दावा है कि वन नेशन वन इलेक्शन से हजारों करोड़ रुपए बचेंगे, समय की बचत होगी, चुनाव की वजह से बार बार लगने वाली आदर्श आचार संहिता से भी बचा जा सकता है, जिससे विकास प्रभावित होता है। वहीं देवभूमि उत्तराखंड में बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे घर घर तक पहुंचा रहे हैं, साथ ही लोगों को पार्टी से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। बता दें कि देश के साथ ही उत्तराखंड में बीजेपी सदस्यता अभियान चला रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के नेताओं को काफी मेहनत के बाद भी सदस्य नहीं मिल रहे हैं और इसके साथ ही कांग्रेस ने वन नेशन वन इलेक्शन को अव्यावहारिक बताया है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार का ये सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा है। उत्तराखंड में सरकार निकाय और केदारनाथ उपचुनाव को समय पर नहीं करा पा रही है। वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जा रही है। निश्चित ही आप खुद इस बात के गवाह है। मंत्री जी ने 3 बार आप लोगों के सामने वक्तव्य दिया कि हम पूरी तरीके से तैयार है, उसके बाद यू टर्न लिया और हर बार कार्यकाल बढ़ाया। और मैंने कहा था अंधा बाटे रेवड़ी वाली बात भी कही थी। प्रशासकों से अपने कार्यकर्ताओं को सीधे सीधे काम, ठेके इत्यादि देने का काम इस बीच चला है। और अब जो है आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण का अभी तक कुछ पता नहीं है और कौन सी सीट क्या होगी उसके बारे में भी जानकारी नहीं है, तो इसलिए सशंकित हम भी हैं। हरिद्वार के पंचायत चुनावों से हम डरे हुए भी हैं कि उसमें जिस तरीके से धांधली हुई थी, कहीं वही ये इन सब इलेक्शनों में भी तो नहीं करेंगे। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है तो कुछ तो उनको कहना है। जहाँ तक एक देश और एक चुनाव का सवाल है तो निश्चित तौर पर एक अपने आप में क्रांतिकारी कार्य है और इससे एक नए इतिहास की रचना होने वाली है और इससे देश का बहुत हित होगा। जहाँ तक उत्तराखंड में जो चुनाव की बात है तो केदारनाथ विधानसभा का जो उपचुनाव है वो राज्य सरकार ने नहीं कराना है। उसका जो आयोजन है वो चुनाव आयोग के द्वारा किया जाएगा और उसके लिए अभी समय है। जब आयोग चाहेगा कि संविधान सम्मत जो सीमा होती है इसमें कब कराना है तो ये निर्णय आयोग के द्वारा लिया जाएगा। वही तो देश को जुमला देते देते इस बार भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में अपने ही जुमले में फंस गई। बड़ा डंके के साथ और गाजे बाजे के साथ महेंद्र भट्ट ने कहा था कि जितने मतदाता हैं प्रदेश के अंदर उतने हम सदस्य बनाएंगे। अब मैं पूछना चाहती हूँ महेंद्र भट्ट जी से, 13 विधायक ऐसे जिन्होंने 100 भी नहीं बनाए पिछले 1 महीने में, 7 विधायक ऐसे जिन्होंने 50 भी नहीं बनाए, और आपके संगठन महामंत्री जो हैं लीपापोती करते हुए कह रहे हैं हमारे नेटवर्क नहीं आ रहा है, गांव में मोबाइल के टावर्स नहीं आ रहे हैं, हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा है। तो ये किसकी किरकिरी हुई भैया? 7 साल से तुम लोग हो सत्ता में, अगर गांव में इंटरनेट, एक तरफ तो डिजिटल इंडिया का डुगडुगी पीट रहे हो, दूसरी तरफ गांव में तुम्हारे नेटवर्क नहीं आ रहे। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भाजपा आंकड़ों की बाजीगरी में सिद्धहस्त तो है ही। हम तो खुद ही कह रहे हैं टारगेट डेट आते आते देखिएगा, फर्जी 15-10 हजार दे रखा है ना एक विधायकों को टारगेट, 15,000 बनाएगा हर विधायक। आपको बता दें कि प्रदेश के 100 नगर निकायों का 5 वर्ष का कार्यकाल पिछले साल 2 दिसंबर 2023 को खत्म होने के बाद उन्हें प्रशासकों के हवाले कर दिया गया और इसके बाद हमें सरकार ने जून 2024 में 3 माह के लिए प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा दिया था, जिसके बाद प्रशासकों का ये कार्यकाल सितंबर माह में पूरा हो रहा था। लेकिन सरकार ने अगस्त माह में एक बार फिर 3 माह के लिए प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा दिया। इस बीच नगर निकाय संशोधन विधेयक को लेकर गठित प्रवर समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में ओबीसी आरक्षण के लिए सर्वे मानकों पर चर्चा हुई। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि समिति की बैठक के दौरान ओबीसी सर्वे को लेकर चर्चा हुई और अगली बैठक अब 4 अक्टूबर को बुलाई गई है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार बैठक पे बैठक कर इसे आगे बढ़ा रही है, जिससे चुनाव से बचा जा सके।
देखिए, प्रवर समिति की आज जो हम लोग बैठे हैं और प्रवर समिति के हमारे सभी सम्मानित साथी इसमें मौजूद थे, मैं उनका भी धन्यवाद कर रहा हूं। और इस बैठक का महत्वपूर्ण हिस्सा हमारे जो आयोग के अध्यक्ष थे BS वर्मा साहब, उनसे हमने रिक्वेस्ट की थी कि वो भी हमारी इस बैठक में समय दे सकें। तो मैं निश्चित रूप से उनका धन्यवाद कर रहा हूं कि वो आए और उन्होंने अपने जो भी जिज्ञासाएं हमारे माननीय विधायकगणों की थी उनको उन्होंने उसके बारे में बताया। और बहुत अच्छे हेल्दी डिस्कशन हुआ है। सभी लोगों ने अपने अपने विषय और सुझाव रखे हैं। अभी हम एक बैठक इसके बाद फिर बहुत जल्द करने वाले हैं, यानी कि 4 अक्टूबर की तिथि अभी हमने तय की है कि हम दोबारा से फिर बैठेंगे। देखिए, सरकार सिर्फ बैठकों में मस्त है। सरकार तानाशाही में जो है चरम पर है। तानाशाही सरकार की किसी भी तरीके के जनहित के मुद्दे वो धरातल पर नहीं है। स्थानीय निकाय चुनाव से लगातार सरकार जो है वो भागने का काम कर रही है। और एक तरफ जिस तरीके से कल जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो किस हैसियत के साथ जो है वो विपक्षी दलों को जो है निमंत्रण देने की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि वो इनको शामिल होना चाहिए। ये सरकार के काम है, सरकार का दायित्व है। सरकार कहीं भी विपक्ष को जो है साथ में लेने के लिए तैयार नहीं है। और इससे साफ पता चलता है कि सिर्फ ये बैठकों तक ही सीमित है। निर्णय सरकार कहीं नहीं ले पा रही है। देखिए, तय समय में सारी चीज़ें होंगी। उपचुनाव का भी तय समय है, उसकी तो संवैधानिक बाध्यता है। तो उस चुनाव होगा। कांग्रेस को केवल और केवल बोलने के लिए जो है कुछ ना कुछ चाहिए। उनके पास मुद्दे नहीं है, वो विकास के मुद्दे पर हमारे सामने बात नहीं कर सकते। वो इस प्रदेश से बार बार जो है जनता द्वारा नकारे जा चुके हैं, इसलिए वो इस प्रकार की बातें करते हैं। और निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा निर्णय ये है मोदी सरकार का। और आने वाले भविष्य में लाखों करोड़ रुपए जो है भारत के इस देश के बचने वाले हैं इस निर्णय से। और ये दूरगामी परिणाम इसके होंगे। कांग्रेस को तो इस देश से, इस देश की आर्थिकी से, इस देश की तरक्की से कोई मतलब नहीं है। कुल मिलाकर एक और जहां देश एक चुनाव को बीजेपी बड़े परिवर्तन के रूप में बता रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस ने अब व्यवहारिक और बीजेपी का पॉलिटिकल एजेंडा बताया है। सवाल ये है कि क्या उत्तराखंड में निकाय चुनाव समय पर न कराकर बीजेपी ने विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा दे दिया है? आखिर क्यों केदारनाथ उपचुनाव की घोषणा उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के साथ नहीं की गई? देखना होगा वन नेशन वन इलेक्शन पर सरकार आगे क्या कदम उठाती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।